Hello students, today we are going to start 10th chapter of history India after independence। इस लेसन में हम रीड करेंगे कि एक न्यू नेशन और डिवाइडेड नेशन यानी आज़ादी के बाद जो इंडिया था वो डिवाइड भी हुआ यानी पाकिस्तान बना और नए नेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई उसको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से लिखा गया वो हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट कैसे बने वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें डेवलपमेंट कैसे की गई, इंडिया में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट के बाद 60 ईयर्स के डेवलपमेंट के बाद क्या क्या चीज़ें हुई वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक नया नेशन जो बना भारत और डिवाइडेड नेशन ही था यानी बटा हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान अलग हो चुका था। अब क्या क्या प्रॉब्लम आई वो हम इस लेसन में रीड करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया और जिसमें 8 मिलियन जो रिफ्यूजी थे वो इंडिया में आए जो पाकिस्तान में थे। अब इतने सारे लोगों को घर देना, जॉब देना, ठीक है, और फिर 500 जो प्रिंसली स्टेट थे जिसमें राजे रजवाड़े जो थे शासन करते थे, नवाब है, महाराजा है, उनको नए राज्य में शामिल करना, किस तरह से उनको परसुएड करना कि कैसे वो नए राज्य में शामिल हो, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोगों की उम्मीद जो थी, एक्सपेक्टेशन जो थी कि किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो कि सब में एक यूनिटी भी दिखाई दे, किस तरह का सिस्टम होगा, वो एक प्रॉब्लम आ रही सामने। तो उसके बाद 1947 में जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 345 मिलियन थी। अब इतनी जनसंख्या और वो भी डिवाइडेड यानी जिसमें कि हिंदू है, मुस्लिम है, अपर है, लोअर कास्ट के हैं, अलग अलग फेथ है, जब लोगों के अलग अलग लैंग्वेज है, फूड आइटम्स है, ड्रेसेस हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो डाइवर्सिटी थी उसको एक यूनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से लोगों को एक यूनिटी दिखाई देगी और किस तरह से वो एक साथ रह सकते हैं एक नए राष्ट्र में, ये उनके लिए सामना करना था प्रॉब्लम का। उसके बाद प्रॉब्लम ये थी यूनिटी के साथ साथ डेवलपमेंट कैसे करना है कि किस तरह से वास्ट मेजोरिटी जो थी खास वो कहाँ रहते थे, विलेजेस में, फार्मर है, पीजेंट्स है, वो मानसून पर डिपेंड रहते थे, ठीक है। और दूसरा जो रूरल इकोनॉमी है, नॉन फार्म सेक्टर है, वो अगर क्रॉप्स फेल हो जाती तो इस तरह से अलग अलग सर्विसेज उन्हें करनी पड़ती थी, उनको ज़्यादा वो टैक्स भी देना पड़ रहा था कि जो फैक्ट्री वर्कर है वो कहाँ एरिया में रहते हैं, स्लम्स एरिया में रहते हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ रही थी कि लोगों को पॉवर्टी, गरीबी से दूर करने के साथ साथ ही, मतलब दूर ही नहीं करना बल्कि नए जो इंडस्ट्रीज़ है, नया जो इंडस्ट्रियल एरिया है, किस तरह से उनको प्रमोट करना है। तो हर तरह से यानी एक तो यूनिटी की प्रॉब्लम और साथ में डेवलपमेंट उन्हें कैसे करना है, रूरल एरिया में किस तरह से करना है, अर्बन एरियाज़ का कैसे करना है, किस तरह की हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट करना है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो। उसके बाद यूनिटी और डेवलपमेंट जो थी वो साथ साथ चल रही थी और अलग अलग जो सेक्शन थे वो बटे हुए थे कि डिफरेंसेस था कि हायर अपर कास्ट का है, रिलीजन बेस पर है। अब अगर उनको इस तरह से एक यूनिटी के रूप में नहीं लाया जाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी और भी ज़्यादा, और ना ही वो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कर सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या था कि बहुत सारे जो डिवीज़न या जो रिच और पुअर का जो डिफरेंसेस था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई और गांव के या शहरों के जो एरिया थे किस तरह से उनमें जो डिफरेंसेस है वो हमें ख़त्म करना है। अगर नहीं किया या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो वो डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था नए राष्ट्र को, नए इंडिया को, कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको फेस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, जो संविधान है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो कंट्री है वो गवर्न करता है, शासन करता है, कि उसी के आधार पर ही हमें नई पॉलिसीज़ है, रूल रेगुलेशन है वो बनाने। अब 1946, दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 बहुत सारे इंडियंस, लगभग 300 जो इंडियंस थे उनकी मीटिंग हुई कि इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में।
अब कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी वो दिल्ली में थी, लेकिन जो पार्टिसिपेंट जो थे वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे, अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से थे। अब उन्होंने डिस्कस किया और उनका जो फाइनल जो रिज़ल्ट था वो ये था कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफ़ेक्ट किया, यानी उसको शुरू किया गया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़ लगे, लगभग 3 साल कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कि हमें किस तरह से बनाना है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, या किस प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्यूशन करना है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से हमें एक यूनिटी के रूप में दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको डिस्कस करना था, और इतना लंबा प्रोसेस तैयार में करके फिर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। अब फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया, यानी ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21, पहले 21 थी कि 21 का जो पर्सन है, मैन है वुमेन है, कोई भी, उसको वोटिंग का राइट है स्टेट और नेशनल इलेक्शन में। ठीक है, अब इसमें क्या था कि कोई भी जो इंडियंस है वो अपना लीडर चुन सकता है, चाहे वो पर्सन इंडियन जो है वो कितना ही गरीब हो, किसी भी स्टेट में रहता हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो उसको यूनिटी मतलब एक वोटिंग का जो अधिकार है वो दिया गया। अब हम रीड करें कि किस तरह से दूसरे कंट्रीज़ में कैसे वोटिंग का जो राइट था वो कैसे दिया गया था, कि इंडिया में कैसे था कि वहाँ पर सबसे पहले जो दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करते तो वहाँ सबसे पहले जो वोटिंग जो राइट था वो हाईली एजुकेटेड पर्सन को दिया जाता था। उसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वर्किंग क्लास को मिला। फिर उसके बाद जो अमेरिकन और ब्रिटिश जो वुमेन थी उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया, यानी एक एक स्टेप करके, कि पहले हाईली एजुकेटेड को, फिर दूसरे लोगों को, फिर दूसरे लोगों को, धीरे धीरे करके अलग अलग ग्रुप के लोगों को वोटिंग का राइट दिया गया। लेकिन इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जल्दी ही सभी लोगों को एक साथ ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कि पहले एजुकेटेड पर्सन को दिया गया, फिर मैन को, हर वर्ग के मैन को, या फिर उसके बाद वुमेन को, ऐसा नहीं हुआ इंडिया में। इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से हो, सभी को वोटिंग का अधिकार दिया गया। उसके बाद सेकंड फीचर जो है वो क्या है कि इक्वलिटी का, कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी जो पर्सन हैं वो कानून के सामने इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हायर कास्ट के हैं तो उनको कुछ छूट दे दी जाएगी, या लोअर कास्ट के हैं उनको स्ट्रिक्टली लिया जाएगा, ऐसा नहीं। इक्वलिटी बिल्कुल, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो। और पॉलिटिकल सिस्टम में जो था हिंदू का जो आइडल्स जो था, कि कुछ लोग चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। ठीक है, और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि जैसे पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान जो है टोटली रिलीजन बेस्ड जो कंट्री है, लेकिन इसमें क्या था कि पंडित जो नेहरू थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने ये उनको बताया कि हमें हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना। उनका ये मत था कि हमें हर एक, चाहे वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख है या पारसी है या जैन है, कोई भी धर्म के हैं, ठीक है, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको एक साथ रखा जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब है या अलग जो पब्लिक जो सेक्टर हैं उनमें सबको एक साथ इक्वलिटी के साथ उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड फीचर जो वो था कि स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियंस। अब उसमें क्या था कि स्पेशल प्रिविलेज दिए गए कौन से लोगों को, जो अनटचेबल थे, ठीक है, जिनको मोस्ट डिसएडवांटेजेस, यानी कई सालों से जिसको अलग थलग रखा जाता था, उनको कोई अवसर आगे बढ़ने के नहीं दिए जाते थे उनको। ठीक है, और ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि लोअर कास्ट के, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, वो टेंपल में या कहीं भी पब्लिक प्लेस में या कहीं भी स्कूल कॉलेज में वो एंट्री नहीं कर सकते थे। तो ऐसे लोगों के लिए
जो था वो ये भी बताया गया कि उनको कुछ स्पेशल खास विशेष अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ने का अवसर दे सके। इक्वलिटी के आधार पर उनको इक्वल रखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये भी था कि काफ़ी डिबेट की गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिकमेंड किया गया कि कुछ परसेंटेज जो है वो सीट रिजर्व कर दी जाए गवर्नमेंट जॉब में भी, या लोअर कास्ट के लोगों के लिए, या अलग हर एक फील्ड में कुछ उनके लिए सीट रिजर्व कर देनी चाहिए ताकि वो जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं आगे बढ़ सके। ठीक है, अब उसमें उनको हरिजन का नाम दे दिया गया कैंडिडेट जो थे वो, कि ये भी था कि किस तरह से उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे, सिविल सर्विसेज में उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ये था कि एक संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर थे H.J. खांडेकर, उन्होंने क्या कहा, हरिजन जो थे उनको ये भी बताया कि उनकी जो इस तरह की जो पोजीशन है वो किसकी वजह से है, हायर कास्ट के लिए, हायर कास्ट की वजह से ही। कि उन्होंने यही बताया कि हर तरह से हजारों साल से पहले भी उनको एक दबाया जाता था, किस तरह से किस प्रेस किया जाता था कि आप इस तरह से ये काम करोगे आगे नहीं बढ़ना, इस तरह से, मतलब कि जो लोअर कास्ट की जो सिचुएशन है वो केवल हायर कास्ट के लोगों की वजह से ही है, उनके ऐसे व्यूज़ थे। ठीक है, अब उसके बाद जो अनटचेबल जो थे, आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए कुछ सीट्स या जो है जॉब में रखी जाएगी। जैसे शेड्यूल कास्ट के इंडियन हैं, या उनको क्या था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते थे। ट्राइबल्स जो है, वुमेन है, या उनको जो हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उनको देनी है, ये चीज़ें भी डिस्कस की गई ताकि जो एक ऐसा जो ग्रुप है जिनको आगे बढ़ने के कभी मौका ही नहीं मिला, उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने इस तरह के कुछ प्रोविज़न रखे ताकि हर एक पर्सन इंडिया का, चाहे वो किसी भी ग्रुप से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कितना ही पुअर हो, सबको आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर जो थे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।